हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन प्लांट्स। आपको पता है कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स लीव्स से जड़ों तक पहुंचते हैं, उनका किस तरह से आवागमन होता है। तो आज उसको ही आगे बढ़ाते हैं कि ट्रांसलोकेशन जो हो रहा है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स है, प्लांट के अंदर ब्रांचेस हैं, ये शूट है, शूट का ये एपेक्स पार्ट है, यहाँ पे लीव्स निकल रही हैं, प्राइमोर्डिया बन रही हैं और ये लीव्स हैं। और इन लीव्स के अंदर वेन्स और वेन्स में भी फिर कोशिकाएं जो होती हैं, सारी पेरिसाइट सेल्स होती हैं। इनमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस होकर के ऑक्सीजन यहाँ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल रही है और ऑक्सीजन वाटर से मिल रही है, और क्लोरोप्लास्ट और लाइट, इससे सबसे आपको रिएक्शन होकर के फोटोसिंथेसिस सुक्रोज या शुगर बन रहा है। सुक्रोज जो बन रहा है या शुगर जो बन रहा है, या इसको कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो बना, ऑर्गेनिक सॉल्यूट बना, ये आपको प्लांट को एनर्जी देगा और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए आवश्यक एनर्जी आपको इससे मिलेगी प्लांट्स को। तो इस तरह का जो पर बन रहा है, तो इस तरह की जो प्रिपरेशन है उसको दो भागों में बांटा है साइंटिस्टों ने, कि जो लीव्स के अंदर फॉर्मेशन हो रहा, सिंथेसिस हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या कार्बोहाइड्रेट का, शुगर का, इसको सोर्स बोला उन्होंने। और जो यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन करके जड़ों तक पहुँच रहा है, तो जड़ या दूसरे भाग जो स्टेम है या रूट है, जो नॉन फोटोसिंथेटिक जोन्स हैं और ऑर्गन या पार्ट्स हैं, उनमें एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट पहुँचता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो पहुँच रहा है, उस कार्बोहाइड्रेट को जो जगह पहुँच रही है, एक्यूमुलेट हो रहा है, पहुँच रहा है, उसको बोलते हैं सिंक। इसको बोल रहे हैं सिंक, यहाँ बोल रहे हैं सोर्स। लीव्स को बोल रहे हैं सोर्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो यहाँ इस सोर्स में तैयार होकर के और सिंक तक पहुँचना। अब जो बात आती है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट बना, क्या डाउनवर्ड ही हमेशा मूवमेंट करता है? ऐसा नहीं है। मोमेंट अब इतनी स्टडी हुई है, उस स्टडी के मुताबिक कहा जा सकता है कि मोमेंट अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, और ब्रांचेज में भी जाता है, पैरेलली और लैटरल, यानी इधर भी जाता है, और सेम टाइम पे बाई डायरेक्शनल भी मूवमेंट होता है। किसका? ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जो गया वीडियो था उसमें मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था। ये जो स्टेम होता है, इसमें अंदर स्टिलर रीजन होता है। ये पूरा स्टिलर रीजन जो होता है, इसमें वास्कुलर बंडल होते हैं, और वास्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम से है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो इधर से आ रहा है, डाउनवर्ड भी जा रहा है और अपवर्ड भी जाता है। तो यहाँ मोस्टली ये फ्लोएम साइड जो होती है बाहर की तरफ, और जाइलम होता है बीच में, इधर भी फ्लोएम। परंतु कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, एक बीजपत्री पे में भी होता है, द्विबीजपत्री में भी होता है, जिनमें एम्फीफ्लोइक कंडीशन पाई जाती है। दैट मीन्स जाइलम के दोनों तरफ, जाइलम के अंदर की तरफ भी और जाइलम के बाहर की तरफ भी जब फ्लोएम पाया जाए, दैट मीन्स यहाँ यूँ माने कि जाइलम है और जाइलम के अंदर भी फ्लोएम मिल रहा है आपको। ये फ्लोएम हो गया, इसका टीएस का आगे दिखाया अपन ने, तो ये आपको जाइलम वाला पार्ट हो गया, फिर वापस फ्लोएम आ गया। तो इस तरह से एम्फीफ्लोइक कंडीशंस पाई जाती हैं। और इन एम्फीफ्लोइक कंडीशंस में जब आप फ्लोएम को हटाते हैं, वले वाला एक्सपेरिमेंट जब अपन करते हैं, तो हमने फ्लोएम बाहर वाला हटा दिया, यहाँ से बाहर वाला जैसा हटा दिया। तो इतने से इस तरह से हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो स्वेलिंग आ गई थी, हाँ,
और आपको पता है कि ये इस तरह से दिखा रहे थे अपन, ये बार यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से बार हटा दिया, तो यहाँ पे जितना भी बार से जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो नीचे की तरफ जा रहे थे तो वो यहाँ पे स्वेलिंग ले लेते हैं, बात फूल जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे की तरफ आ रहा है और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर की तरफ भी जा रहा होता है, ऊपर से हटा देंगे तो भी फ्लोएम दोनों तरफ से हटाएगा तो प्रभावित करेगा मूवमेंट को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो यहाँ आप ये देखिए, यदि इस तरह की कंडीशन पाई जाती है, ये तो सिंपल जो एम्फीफ्लोइक कंडीशन नहीं होती है वहाँ की बात करते हैं, पर जब एम्फीफ्लोइक होती है तो फ्लोएम पूरी तरह से हटा नहीं पा रहे, ऐसी स्थिति में वहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मूवमेंट होता रहता है और वो प्लांट सर्वाइव करता रहता है। तो वहाँ इस तरह के एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाते, या उसको यूँ कह सकते हैं कि वो उन पर लागू नहीं हो पा रहा है। जो प्लांट्स मोनोकोटिलिडन्स हैं या डाइकोटिलिडन्स हैं उनमें भी एम्फीफ्लोइक कंडीशन है। मान लीजिए आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ, कुकुरबिटेस फैमिली है, क्लाइंबर्स हैं, सारे लायंस हैं, उनमें एम्फीफ्लोइक कंडीशन पाई जाती है, यानी कि जाइलम के दोनों तरफ, जाइलम के अंदर भी और जाइलम के बाहर भी फ्लोएम पाया जाता है, तो ये एम्फीफ्लोइक है। ऐसा ही मोनोकोटिलिडन्स में आप देखें ड्रेसिना, ऐसे प्लांट हैं जिनमें दोनों तरफ मिलते हैं। तो ये प्लांट्स आपको फ्लोएम हटाने के बाद भी उस एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाते, फिर भी प्लांट सर्वाइव करता रहता है। ये प्लांट जब भी डाइकोटिलिडन है और इसमें एम्फीफ्लो कंडीशन नहीं है तो अल्टीमेटली ये प्लांट डाई होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने वाटर के तो पंपिंग हो रही है, परंतु न्यूट्रिएंट जाने के साथ साथ वहाँ से जो खाना बन के आ रहा है वो नीचे नहीं आ रहा है। तो विभिन्न पार्ट्स में, मेनली स्टेम के अलावा रूट्स में जा करके, और उस रूट्स को खाना देना था, एटीपी देनी थी, तो वो सेल सर्वाइव नहीं करेंगी, तो रूट्स की सेल मरना शुरू हो जाएगी, तक सारी रूट्स मर जाएंगी, तो ऊपर प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा और वो उसको खाना नहीं दे पाएगा। तो ये सोर्स और जो सिंक वाली कॉन्सेप्ट है उस पर आगे चर्चा बढ़ाते हैं अपन। तो सोर्स और सिंक में बात यह आती है कि जो सोर्स में खाना बन रहा है वो तुम्हारा स्टोर हो रहा है, स्टोर होकर के नीचे सिंक तक पहुंच रहा है, और पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये लीव्स है और लीव्स में यहाँ से पहली साइड टिश्यू आ जाता है, पहली साइड, और यहाँ फिर मीजोफिल टिश्यू आता है, मीजोफिल में फ्लोएम सेल्स हैं इस बार वाले रीजन में। तो यहाँ से जो एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कंपाउंड्स बने आपके, कार्बोहाइड्रेट शुगर बना, वो पहले साइड सेल में बन करके मीजोफिल सेल के इंट्रासेलुलर स्पेस में पहुंचता है, वहां से वो लीव से स्टीलर सिस्टम में एंटर कर लेता है जहाँ पे फ्लोएम मिलता है। तो फ्लोएम में एंट्री हो जाती है तो उसको बोलते हैं लोडिंग। यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सुक्रोज है या कार्बोहाइड्रेट का अपन कहते हैं, तो वो सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट जब फ्लोएम कोशिकाओं में एंट्री ले लेती है तो दैट इज नॉन एज लोडिंग। और यही लोडिंग होकर के जब नीचे पहुंचती है और सिंक में जाकर के रूट्स में भी आप स्टेम में, तो वो पार्ट पर जो पैरेन्काइमटस टिश्यू होता है और पैरेन्काइमटस टिश्यू में ये पहुंच करके और इसमें एंट्री लेता है। तो इस कंडीशन में जो कार्बोहाइड्रेट ऊपर से चल करके नीचे पैरेन्काइमटस सेल्स में नॉन फोटोसिंथेटिक जोन के रूट्स और स्टेम की कोशिकाओं में घुस रहा है, एंट्री ले रहा है, इसको बोलते हैं अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज। इस तरह से लोडिंग और अनलोडिंग होकर के यहाँ पे बना हुआ खाना नीचे तक पहुंच रहा है। इस प्रक्रिया को लोडिंग और अनलोडिंग कहते हैं। अब मैं आपको अभी इस तरीके समझाना चाहता हूँ, ये जो मूवमेंट है खाली डाउनवर्ड नहीं होता है, अपवर्ड भी होता है, और इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, और यदि ब्रांच है तो इधर साइड पे भी चलेगा, इधर भी चलेगा। और जो कैनोपी होती है प्लांट्स की, यूँ माने ये प्लांट है, अब इसमें दूसरी ब्रांचेस हैं, इस पे भी लीव्स लग रही हैं, अब यहाँ से इसके बीच में यहाँ पे भी लीव्स लग रही हैं। प्लांट ट्री है, जो भी है, एनुअल प्लांट है या बाइनरी प्लांट है, तो वहाँ तक तो हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि वार्षिक और द्विवार्षिक पौधों में तो वेजिटेटिव ग्रोथ फिक्स टाइम में हो रही है, और एक ही सत्र में या एक ही सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होगी।
सीड सेट भी होगा। तो उस वक्त जितनी भी उसको 6 महीने का स्पान किसी प्लांट का है, यानी 1 एनुअल प्लांट है, जिसमें अपन जितनी भी क्रॉप्स हैं अपनी गेहूं की, खाने की, सीरियल्स की जितनी भी क्रॉप्स हैं, आप देखें वो विद इन 6 मंथ या अप टू 7 मंथ पूरी लाइफ स्पान कंप्लीट करता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले वेजिटेटिव ग्रोथ जो हो रही है, उस वेजिटेटिव ग्रोथ को करके वो सीड सेट भी करता है उसी टाइम पर। तो ऐसे टाइम पर जो सोर्स में भोजन बन रहा था वो पहले वेजिटेटिव ग्रोथ कर लेता है। वेजिटेटिव ग्रोथ करते ही उसके बाद में उसे ये अंदर मेटाबॉलिक पाथवे सिस्टम से ये पता लगता है कि अब हमें वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी हो चुकी है, इस प्लांट की अब फ्लावरिंग करनी है। तो वो सारा जो भोजन है वो डाइवर्ट किधर हो जाता है, सिंक कौन सा बन गया, सिंक बन गया फ्रूट सेटिंग के लिए फ्लावर्स। पहले आप फ्लावर्स को खाना देंगे तो ही तो सीड बनेंगे। तो मैं कंटिन्यू कर रहा था इसको कि आपको ट्रांसलोकेशन जो होता है दोनों साइड होता है, पार्श्व में भी होता है। तो 4 तरीके से हो गया, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, अगल बगल में। तो इस तरह से आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना है, चाहे वो प्लांट्स के टॉप पर बन रहा हो, चाहे वो बीच में आपके ब्रांचेस पे लीव्स हैं उन पे बन रहा हो। और साथ में मैं बता रहा था कि मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में अधिकतर क्रॉप्स हैं जो एनुअल होती हैं, उन एनुअल्स में सबसे पहले वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है उसी टाइम स्पान में, और उसके बाद वो जो सोर्स सारा एक्यूमुलेशन करके कार्बोहाइड्रेट का और तैयार कर लेता है, तो उसके बाद वो उसको मूव करता है टुवर्ड्स द सिंक ऑफ द फ्लावर्स। फ्लावर्स की जो बनाएगी, यानी कि फ्लावर्स कहाँ बनेगा, लीव्स के जो एक्सिस में बनता है, वहाँ फ्लावर्स के लिए खाना यहाँ से मिलकर यहाँ पहुँच रहा है। जैसे और भी फ्लावर्स यहाँ बनेंगे तो यहाँ फ्लावर्स की बर्ड्स जो बनेगी इनमें खाना पहुँचेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट आपको अपवर्ड जितनी भी ब्रांचेज होती हैं, आपको पता है कि फ्लावर्स ऊपर टॉप पे भी लगते हैं, साइड ब्रांचेस पे भी लगते हैं। जितनी ब्रांचिंग पैटर्न्स हैं उन सब में खाना पहुँच रहा है। तो जो सिंक है वो फ्लावर हो गया, फ्लावर में खाना बनने के बाद फर्टिलाइजेशन के द्वारा उसका सीड्स बनेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहला डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो रहा है, दूसरा अपवर्ड भी हो रहा है। अपवर्ड मूवमेंट आप लोग कैसे साबित करेंगे, क्योंकि जो एपिकल जो ब्रांचेस हैं इसमें एपिकल पोर्शन जो है, यहाँ पे लीव्स लगनी है, लीव प्राइमोडिया बन रहा है, यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इस हिस्से में, यहाँ खाना चाहिए, वो एक्टिविटीज से बार बार डिवाइड हो रही है सेल्स। तो यहाँ पे जो खाना पहुँच रहा है लीव्स में प्रिपेयर होकर के वो यहाँ पे भी पहुँच रहा है, इसलिए यहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, डिवीजन करने की जरूरत पड़ रही है। प्लांट की लंबाई या चौड़ाई या बढ़ाने में सब जगह जहाँ पर वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है वहाँ पे भोजन पहुँच रहा है। डाउनवर्ड तो साथ साथ अपवर्ड भी पहुँच रहा है, साइडों में जितनी लीव्स हैं उनके पास भी पहुँच रहा है, नीचे की तरफ जो रूट्स हैं या डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो सब जगह 4 तरीके से ये बाई डायरेक्शनल भी होता है, सम टाइम बाई डायरेक्शनल भी होता है, लेटरल मूवमेंट के साथ साथ चौथा बाई डायरेक्शनल भी होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। यानी कि सेम टाइम पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, जैसे मिड वाली ब्रांचेज हैं, मिड में लीव्स हैं या टहनियाँ हैं जो भी हैं, अब उस टाइम पर जितना खाना यहाँ बीच वाले हिस्से में बन रहा है प्लांट्स के, तो वो ऊपर भी पहुँचाने के लिए जितनी भी डिफरेंट टिश्यू उधर भी पहुँच रहा है और नीचे जड़ों को भी पहुँच रहा है। तो दैट्स वाई वी कैन से कि 4 तरह से आपका जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो 4 तरीके से हो रहा है, ऊपर नीचे अगल बगल और बीच में बाई डायरेक्शनल मेथड से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायरेक्शनल जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं।